हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट 2022 का, जो कि आपका 2022 में पेपर होना था यूपी टेट का, लेकिन किसी वजह से आपका कैंसिल होकर 2023 में हुआ था। ठीक है, तो आपका जनवरी 2023 में पेपर हुआ था, जो कि 2022 का ही माना जाएगा, क्योंकि 2023 का तो अभी का आपका फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलिए, लास्ट ईयर का ही आपका लेटेस्ट बिल्कुल पेपर है, ये सॉल्व करेंगे। आज इसका पर्यावरण अध्ययन के हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले बाल विकास और सभी सब्जेक्ट के पेपर इसके सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। इसके अलावा सभी ईयर के आपके 2016 से लेकर 2022 तक के लेटेस्ट आपके 6-7 साल के सभी पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। ठीक है, प्राइमरी और जूनियर स्तर दोनों ही पेपर आपके सभी ईयर के सॉल्यूशन आपके बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। और आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देखिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप जो है चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके अलावा सीटेट और टेट की बेहतर तैयारी मेरे चैनल पर कराई जा रही है, और सीटेट के भी आपके कुछ टॉपिक और प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एनसीईआरटी पूरी ईवीएस की आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और एक बेहतर तैयारी स्मार्ट वे में कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, अगर जो भी न्यू है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अगर, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेहतर तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको समझ में आए तो लाइक एक ज़रूर कर देना, और सभी बच्चों को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि सभी बच्चे अच्छी बेहतर तैयारी कर सकें। जिस भी आप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर ग्रुप में ऐड हों, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी सभी जगह आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि भाग 3 में पूछा जाता है, 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, आप सभी को आंसर देना है। यहाँ पर 61 क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता मतलब कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपकी कौन सी घाटी में पाई जाती है, आपका क्वेश्चन ये है। 61 का ऑप्शन है आपके फूलों की घाटी में, शांत घाटी में, दोरांग घाटी में, या फिर सुरमा घाटी में। कहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, बायोडाइवर्सिटी? तो साउथ में आपका पता है, आपका पश्चिमी घाट के साइड में आपकी सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो वहीं पर आपका केरल में शांत घाटी है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। 62 क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी के संदर्भ में आपको बताना है। एलपीजी आप सभी को पता होगा, एलपीजी मतलब कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में, खाने बनाने के रूप में एलपीजी गैस। तो उसके संदर्भ में क्या असत्य है, आपसे ये पूछा गया है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है एलपीजी के बारे में? तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, सही है। नीली ज्वाला में जलता है, ये भी सही है। और उच्च ऊष्मीयमान होता है, ये भी सही है। लेकिन मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ये गलत है, क्योंकि मीथेन तो अपनी अलग गैस हो गई। तो आपका यही गलत है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, गलत ही आपसे पूछा था। तो आपको असत्य वाले क्वेश्चन या फिर निगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांसेस बच्चों के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 63 क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछे गए हैं। इकोसिस्टम से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का आपका सब्जेक्ट ही है, तो आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक ही टॉपिक से यहाँ पूछ ले जाते हैं। और मैंने अपने चैनल पर आपको पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम आपको पढ़ा रखा है, प्लस आपको फूड चेन डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप सिंगल वीडियो में इन दोनों टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं चैनल पर जाकर। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर पूछा गया इसके घटक कौन से होते हैं, पौधे जंतु होते हैं, या फिर उत्पादक उपभोक्ता होते हैं, या फिर आपके उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक होते हैं, या फिर जैविक तथा जैविक पदार्थ होते हैं। तो आप सभी को पता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये आपकी फूड चेन के पार्ट होते हैं। ओके, खाद्य श्रृंखला के पार्ट होते हैं।
लेकिन आपके जैविक और अजैविक पदार्थ ये सभी आपके इकोसिस्टम में आते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर ही फूड चेन आता है। और फूड चेन में तो आपके लेवल आपने पिरामिड पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो उसमें आपके सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे आपके पोषण स्तर होते हैं ना। आप पढ़ लीजिए, चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है एक वीडियो में, अच्छे से उसको समझा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। लेकिन इकोसिस्टम के अंदर ही ये फूड चेन आता है। इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा पूरा आपका जो है पर्यावरण ही पूरा हो गया, नेचर। तो उसमें जैविक और अजैविक दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा क्या है? 64 में आपसे पूछा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले टॉपिक। तो मकर रेखा और कर्क रेखा को मैंने पढ़ा रखा है और आपको अंतर बता रखा है कि कैसे आपको डिग्री उसको पहचानना है, दिया है। तो 23.5 डिग्री ठीक है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 23 डिग्री कुछ होता नहीं है। 23.5 डिग्री साउथ ही आपकी मकर रेखा होती है, ठीक है। और कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ये कर्क रेखा होती है। तो आपको नॉर्थ और साउथ में केवल अंतर होता है, यहाँ आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये आपका भूमध्य रेखा होता है यहाँ पे 0 डिग्री में, ये ऊपर आपका नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ में आपकी हो गई कर्क रेखा और साउथ में आपकी मकर रेखा। बस नॉर्थ और साउथ का ही डिफरेंस है कर्क और मकर रेखा में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी मेरा पढ़ाया हुआ वाला क्वेश्चन है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये से पूछा गया है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग R.D. मिश्रा, डॉक्टर ऊडम, डॉक्टर विटाकर या फिर डॉक्टर A.G. टांसले, किसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ये भी मैंने आपको इकोसिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है। डॉक्टर A.G. टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। 66 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आर्सेनिक एक बहुत ही डेंजरस आपका मेटेलिक जो है एलिमेंट होता है, जो कि जल में घुल जाने पर ये जहर का काम करता है। जो कि जल में जीव जंतु रहते हैं, मछली, उन सभी के लिए ये जहर का काम करता है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन से राज्य में, तो आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। 67 आपका क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन इतने शुष्क क्यों हैं? पश्चिमी घाट आपको पता, पश्चिमी घाट आपके इंडिया के मैप में जहाँ पर मुंबई, गोवा, गुजरात ये जो तट है, इधर आपको ये पश्चिमी तट होता है। तो पश्चिमी तट में आपका दक्कन इतना शुष्क क्यों है, ये पूछा गया है आपसे। निम्नताप या फिर रेन शैडो प्रभाव या फिर दाब प्रभाव या फिर उच्च तुंगता प्रभाव, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है 67 का। तो 67 का आंसर आपका होगा रेन शैडो प्रभाव, इसका आंसर है रेन शैडो प्रभाव। ओके, 68 क्वेश्चन जो कि मैंने एक सिंगल वीडियो में आपको सभी पर्यावरण के सुरक्षा अधिनियम पढ़ा रखे हैं। जितने भी आपके 6 से 7 आपके जो इम्पोर्टेंट सुरक्षा अधिनियम है पर्यावरण से रिलेटेड, वो हर एग्जाम में आपसे हर शिफ्ट में पूछ ले जाते हैं। तो इसमें आपका वन्य सुरक्षा अधिनियम वाला पूछा गया है कि ये आपका कब पारित हुआ था, 1960 में, 72 में या फिर 75 में, 1962 में, आपका कब आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम? आप सभी को आंसर देना है इसका। तो मैंने आपको बताया था वर्ष 1972 में आया था। मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखा है, ठीक है। जितनी भी सुरक्षा अधिनियम है इनके ईयर ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं 72 में, 86 में, कौन सा कैसे याद रखें। तो मैंने आपको सिंगल वीडियो अपने चैनल में बना रखा है, टॉपिक पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम नाम से टॉपिक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, यूपी टेट के सीरीज़ में, ठीक है। आप वहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 69 का हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? प्रति इकाई क्षेत्र में सौर विकिरण क्या कहलाती है आपसे पूछा गया है। सूर्यताप, सौर स्थिरांक या फिर ऊष्मा बजट या फिर सौर ऊर्जा, क्या कहते हैं? 69 का आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा। तो ये इसका आंसर आपका होगा सौर स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्र में सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। 70 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखे हैं क्वेश्चन
किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी था, ये आपके कौन से देश से लिया गया है? तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए। ये बहुत ही जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, मौलिक कर्तव्य तो आपका USSR से लिया गया है, सोवियत रूस से लिया गया है। इसके अलावा आपके USA से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं, USA से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम से आपकी संसदीय प्रणाली ली गई है। जो आपके देश में, हमारे देश में संसद है, तो ये संसद वाली जो है आइडिया आपके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत रूस से। तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। 71 क्वेश्चन है आपका, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता कौन सा होगा? अब घास भूमि क्षेत्र है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं शाकाहारी ही होगा, क्योंकि मांसाहारी तो होगा नहीं अगर घास भूमि से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो पहले ही आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही मांसाहारी दिया हुआ है। जीवाणु यहाँ पर होंगे नहीं, क्योंकि शाकाहारी जब ऑप्शन में आपको मिल रहा है तो आपको शाकाहारी ही लगाना है, ठीक है। 72 क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। ये भी वायुमंडल की परतें जो है, मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है, 5 परतें पाई जाती हैं। तो उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आपको कैसे याद रखना है 5 परतों के बारे में डिटेल में, ठीक है। सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर आपका सबसे, जो पृथ्वी के सबसे पास होता है, वो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। सबसे पास तो क्षोभ मंडल होता है, जो हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं, जो जिसे हम बादल कहते हैं सामान्य भाषा में, जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश होती हैं, तो ये हमारा क्षोभ मंडल होता है। इसके जस्ट ऊपर आपका समताप मंडल पाया जाता है, वहाँ पर आपके वायुयान या फिर एरोप्लेन वगैरह चलते हैं। और इसी में आपका ओजोन स्तर भी पाया जाता है, ओजोन लेवल, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका मध्य मंडल आता है, आयन मंडल आता है, और लास्ट में आपका बहिर्मंडल आता है। 5 पूरे होते हैं, ठीक है, 5 लेवल होते हैं। आपको क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में जरूर याद रखना है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल बारिश होती है, और समताप मंडल में आपके एरोप्लेन वगैरह चलते हैं और ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले लास्ट वीडियो में। तो जैव विविधता अधिनियम पारित किया था हमारे भारत में कब? 11 मई 1972, या फिर 16 अक्टूबर 1990, या फिर 11 दिसंबर 2002 को, या फिर 10 दिसंबर 1980। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कब पारित किया गया था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2002। 11 दिसंबर 2002 को हमारे देश में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा, ओके। 74 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऐसी कौन सी खेती है जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, संरक्षित होगा, ना कि उसमें कोई भी प्रदूषण फैलेगा? तो पर्यावरण के लिए अच्छी खेती कौन सी मानी जाती है, यही आपसे पूछा गया है। शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या फिर ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो आपने इसमें, अगर आप करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ से अपडेट रहते होंगे, तो उसमें इस समय आपका अभी जो ऑर्गेनिक खेती जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा दे रही है। इसमें जो है वो खाद, फर्टिलाइज़र, ये सब जो केमिकल कम यूज़ करते हैं खेत में, ठीक है। तो ये जैविक खेती होती है, जो कि पर्यावरण के लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। 74 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? एसिड रेन। एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पढ़ा रखा है। एसिड रेन का मतलब है कि हमारे वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें पाई जाती हैं, जब बारिश के जल से H2O से वो रिएक्शन कर लेती हैं तो वो अम्ल वर्षा करती हैं, ठीक है। मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जब H2O से रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। यही हमारी अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है बारिश में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका आंसर हो गया। WWF आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। कुछ आपके फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है। WWF का फुल फॉर्म पूछा गया है,
तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वॉच फंड या फिर वर्ल्ड फॉर फंड या फिर वर्ल्ड वाइड फंड या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वाइल्ड लाइफ ये आपको याद रखना, लाइफ आना चाहिए इसके बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट दिया हुआ है आपके ईवीएस बुक में, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। ये मैंने चैनल पर पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी अगर आपको ईवीएस की पूरी पढ़नी है क्लास 3 से लेकर 6 तक की, तो चैनल पे मेरे जाके आप पढ़ सकते हैं। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है, जो कि आपके टेट सीटेट में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में हो गया फूलों की घाटी। 78 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। प्रदूषण का जो माप करती है हमारे देश में वो कौन सी एजेंसी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल तो आपके संरक्षण पर्यावरण से रिलेटेड है। केंद्रीय जल आयोग हो नहीं सकता, ये जल के लिए होता है। सर्वे ऑफ इंडिया ये भी नहीं होगा। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में है और ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन है, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है। मैंने आपको बताया कि ईवीएस में सारे सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सारे ही टॉपिक इसमें सब्जेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। कोटोपाक्सी आपका कहाँ पर है, तो ये आपके सिसिली में है या रॉकीज़ में, हवाई में, एंडीज़ में, कहाँ पर है, आपको 79 का आंसर बताना है। 79 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, आपकी स्क्रीन पे है। जागृत ज्वालामुखी है जो कोटोपाक्सी, वो आपका कहाँ पर स्थित है। 79 का आपका आंसर हो जाएगा एंडीज़, ठीक है। कोटोपाक्सी ज्वालामुखी आपका एंडीज़ में है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिपीटेड और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग, ठीक है। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। बाकी यही नदी जब बांग्लादेश जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। तो आपके भारत में तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं सांगपो नदी को, लेकिन बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 में पूछा गया ध्रुव तारा किसे कहते हैं। पहले जो है आपका, पहले के टाइम पे तारा जो है यूज किया था आपके डायरेक्शन के बताने के लिए यूज करते थे, दिशाओं के लिए। तो पश्चिमी तारा, दक्षिणी तारा या फिर पूर्वी तारा, उत्तरी तारा, किससे हम ध्रुव तारा कहते हैं, पोल स्टार किसे कहते हैं। ये एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8 की आप पढ़ेंगे ईवीएस बुक, तो उसमें दिया हुआ है। ये हम उत्तरी तारे, नॉर्थ जो स्टार को कहते हैं पोल स्टार। ध्रुव तारा आपका उत्तरी तारा होता है, ओके। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया 72 या फिर 81 में या फिर 1985 में या 1973 में। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में कराया हुआ है ईवीएस के क्वेश्चन में, जो प्रीवियस वीडियोस में। तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना है, 1973 में आया भारत में। और टाइगर डे आपके बाघ दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो 29 जुलाई, 29 जुलाई को आपका टाइगर डे मनाया जाता है भारत में, ठीक है। 83 क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान मैंने एक वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा दिए हैं, एक ही वीडियो में आपको सब मिल जाएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आपको सभी मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। और ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या मध्य प्रदेश। 83 का आपको आंसर बताना है। 83 आपका राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो, पन्ना टाइगर रिजर्व हो, ये सभी सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हमारे एमपी में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है हमारे एमपी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में टाइगर जो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, को याद रखना है। फिर ये आपका आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। तो ये किसके मध्य हुआ था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग या फिर नरम दल, गरम दल, या ब्रिटिश भारतीय के मध्य, या फिर हिंदू मुस्लिम के मध्य।
84 का करेक्ट आपका आंसर क्या होगा? तो ये आपका हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। जंगली गधों का अभ्यारण्य 85 का आंसर आपको देना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। सही जवाब आपका क्या होगा? जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। और गिर अभ्यारण्य आपका, ये भी गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये भी आपके गुजरात में है। और यहाँ पर आपके शेर लायन का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा गया कि कार्बन डेटिंग किस लिए यूज होता है, कार्बन डेटिंग क्या होता है? तो ये चट्टानों की शक्ति को मापन करता है, श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन के प्रयोग को संदर्भित करता है, या फिर प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु बताता है, और उपरोक्त सभी। 86 का आपको आंसर बताना है कि 86 का आंसर क्या होगा। तो ये आपको सभी को पता है, कार्बन डेटिंग आपको जो पुरानी चट्टानें वगैरह होती हैं, हड्डियाँ, कोई भी चीज़ होती है, उसका एज बताता है, आयु बताता है। तो कार्बन डेटिंग आपका ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है, आयु बताने में काम आता है। 87 क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। राष्ट्रीय गान आपका क्या है? जन गण मन, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया कब, ये आपसे पूछा गया है। 20 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949 या फिर 24 जनवरी 1950। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा आपको बताना है। जनगण मन आपका कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? 87 का आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा संविधान के बारे में, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है या फिर आपको हेल्पफुल लग रही है, तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है तो, और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे तैयारी कर सकें अपनी बेहतर। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन आपसे पूछा गया है 88 में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 1। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को ही हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके।